हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ये हमारा चैप्टर है। इसमें आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम देखेंगे बीमारी या रोग क्या होता है, बीमारी या रोग के कारण क्या हैं, किन किन कारणों से बीमारी पैदा हो जाती है, और साथ ही साथ यहां पे हम देखेंगे कि रोग कारक या रोगाणु क्या होते हैं या पैथोजेंस क्या होते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बीमारी या रोग है क्या। देखिए, बीमारी या रोग की यदि हम बात करते हैं तो यह एक ऐसी कंडीशन है, यानी कि यह एक ऐसी स्थिति या ऐसी दशा है जिसमें क्या होता है, कोई भी जीव संरचनात्मक रूप से तथा कार्यात्मक रूप से यदि उसमें विकृति आ जाती है या उसमें अनियमितता आ जाती है तो उसे ही हम कहते हैं बीमारी या रोग। मतलब कोई भी बीमारी या रोग वही स्थिति होती है जिसमें किसी भी जीव की जो संरचना होती है उसमें अनियमितता आ जाती है, यानी विकृति आ जाती है, उसे ही हम कहते हैं बीमारी या रोग। या कार्यात्मक रूप से आए या संरचनात्मक रूप से अनियमितता आए, किसी भी प्रकार से यदि जीवों के अंदर अनियमितता आ जाती है, यानी कि विकृतियां आ जाती है, या संरचना में विकृतियां आ जाए, या किसी प्रकार से कार्यात्मक लक्षणों के अंदर विकृतियां या अनियमितता आ जाए, इसे ही हम कहते हैं बीमारी या रोग। तो बीमारी या रोग वह दशा होती है जिसमें किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृति या अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, इसे ही हम कहते हैं बीमारी या रोग या डिसीज। अब हम बात करते हैं रोगों का, बीमारियों के कारण। तो देखिए, रोग जो होते हैं उसके कई कारण हैं। तो देखिए, कई कारणों से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें से पहला कारण हमारे पास क्या है, जैविक कारक या रोगाणु। दूसरा कारक है रासायनिक कारक। तीसरा कारक है भौतिक कारक। और फिर चौथा कारक है यांत्रिक कारण। पांचवा कारण है पौष्टिक तत्वों की कमी का कारण। और छठवां है पदार्थों की अधिकता। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैविक कारक या रोगाणु की। यदि हम बात करते हैं तो देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीव होते हैं, ये जीव जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तब ये कई प्रकार के रोगों को पैदा करते हैं। और रोग पैदा करने वाले इन जीवों को हम क्या कहते हैं, या तो रोगजनक कहते हैं या तो हम क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। तथा रोगाणुओं का हमारे शरीर में प्रवेश क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैविक कारक का मतलब होता है कि इस कारक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, इसके अलावा प्रोटोजोआ हो गया, फंगाई हो गया। तो ये छोटे छोटे कारक होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, या छोटे छोटे जो जीव होते हैं, ये जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रमुख रूप से क्या करते हैं, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर इंटर करते हैं, ये शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। और इन रोग उत्पन्न करने वाले कारक को हम रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। और रोगाणुओं का जब हमारे शरीर में प्रवेश हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैविक कारक या रोगाणु के अंतर्गत जीव आते हैं छोटे छोटे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया आदि, इस प्रकार के जीव आते हैं। और ये जीव जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो कई प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं। और इन जीवों को हम कहते हैं रोगाणु या रोगजनक, यानी रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं वो रोगजनक कहलाते हैं या रोगाणु कहलाते हैं। और रोगाणुओं को यदि हमारे शरीर में प्रवेश होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण। दूसरा कारक है देखिए रासायनिक कारक। रासायनिक कारक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत कुछ रासायनिक पदार्थ आते हैं। और ये रासायनिक पदार्थ जो है कई प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ देखिए कई प्रकार से हो सकते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थ तो हमारे शरीर के उत्सर्जित पदार्थ ही हो सकते हैं, जैसे यूरिक अम्ल हो गया, यूरिया हो गई आदि। इसमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि शरीर में अनेक प्रकार से रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो दूसरा कारण क्या है, रासायनिक कारक। रासायनिक कारक के अंतर्गत रासायनिक पदार्थ आते हैं जिसमें कई प्रकार के केमिकल होते हैं। तो इस प्रकार से केमिकल के कारण या रासायनिक पदार्थों के कारण जो रोग या बीमारियां उत्पन्न हो जाती है उस कारक को हम कहते हैं रासायनिक कारक। तो रासायनिक कारकों के कारण भी बीमारी या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, तीसरा जो प्रमुख कारक है वो है भौतिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत देखिए ताप, दाब, आर्द्रता, विकिरण, विद्युत, इसके अलावा ध्वनि आदि कारकों के अनियमित प्रभाव से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं तापमान। तापमान या टेम्परेचर की यदि हम बात करते हैं, मान लीजिए जैसे कोई भी जीव है, जैसे एज अ ह्यूमन यदि हम मानव में ही बात करते हैं, मानव में आप देखेंगे जैसे ही मान लीजिए ठंडी के बाद अचानक गर्मी आती है, या गर्मी के बाद अचानक ठंडी जब आती है,
तो मौसम परिवर्तन के कारण आप देखे होंगे सर्दी, जुकाम, बुखार आदि कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी तापमान में यदि गिरावट या अधिकता होती है, जिस कारण से भी क्या हो जाते हैं, रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये क्या है, तापमान में गिरावट या अधिकता क्या है, भौतिक कारक के अंतर्गत आता है। तो भौतिक कारक में आपका आएगा तापमान, क्योंकि तापमान के बढ़ने या घटने से भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम ध्वनि की बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं ध्वनि। मान लीजिए ध्वनि हमारे कानों में अत्यधिक मात्रा में ज्यादा डेसिबल की यदि ध्वनि आप सुनेंगे तो उस कान के धीरे धीरे बहरे होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से कानों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारे कारण हैं जिनमें यदि अनियमितता आ जाती है, जैसे ध्वनि हो गया, ताप, आर्द्रता हो गई, इसमें यदि अनियमितता आ जाती है इस कारण से भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इन कारकों को हम कहते हैं भौतिक कारक। तो भौतिक कारकों के कारण भी रोग जो है उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद है यांत्रिक कारक। यांत्रिक कारक के अंतर्गत देखिए क्या होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि यांत्रिक कारणों से हो सकती है, जैसे चोट लगने से, गिरने से या दुर्घटना से आदि कारणों से भी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार से यदि बॉडी में कहीं पे चोट लग जाती है या कोई व्यक्ति गिर जाता है, अर्थात एक्सीडेंट हो जाता है या दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसे कारणों से जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इन रोगों को फैलाने वाले जो कारक हैं ये क्या कहलाएंगे, यांत्रिक कारक। मतलब यांत्रिक कारक का मतलब है कि ऐसी बीमारियां जो कि चोट लगने, गिरने या कि दुर्घटना से होती है, ऐसे कारकों को हम कहते हैं यांत्रिक कारक। और यांत्रिक कारक भी क्या कर सकते हैं, रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार अगला है देखिए पौष्टिक तत्वों की कमी। कई प्रकार से आप देखे होंगे कि पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस प्रकार से यदि पौष्टिक तत्वों की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो पोषक तत्वों की कमी के कारण भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे पोषक तत्व कई प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण हो गए। इनकी यदि कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो भी कई प्रकार के रोग जो हैं ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं। आखिरी कारण क्या है रोग उत्पन्न होने का, देखिए पदार्थों की अधिकता। क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की ग्रंथियां होती है और लगभग हर एक प्रकार की जो ग्रंथियां होती है वो किसी न किसी हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। तो यदि मान लीजिए शरीर में ज्यादा मात्रा में यदि इनका रिलीज हो जाता है, कोई भी हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में अधिकता हो जाती है तो इसके कारण भी शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो हार्मोन्सों या पोषक पदार्थों की यदि शरीर में अधिकता भी हो जाती है तो भी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो पोषक तत्वों की कमी से तो रोग उत्पन्न हो ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ यदि पोषक तत्वों की अधिकता हो जाए शरीर के अंदर तो भी इससे रोग क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये प्रमुख कारण है रोगों के उत्पन्न होने के। तो रोगों या बीमारियों के कारण आपको याद रखना है, कई सारे रोगों या बीमारियों के कारण हैं जिनके कारण रोग या बीमारी पैदा होती है। अब हम बात करते हैं रोगजनक या रोगाणु यानी कि पैथोजेंस क्या कहलाते हैं। तो पैथोजेंस की यहां पे ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, यहां पे शार्ट में हम देखेंगे इसकी इंफॉर्मेशन जो है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि रोगजनक या रोगाणु है क्या, तो देखिए रोग पैदा करने वाले जो कारक होते हैं उनको हम या तो रोगाणु कहते हैं, या तो रोगजनक कहते हैं, या तो हम पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजेंस का मतलब होता है कि रोग पैदा करने वाले कारक, अर्थात ऐसे फैक्टर जो कि रोगों को यानी कि डिसीज को पैदा करते हैं, डेवलप करते हैं, इन्हें हम कहते हैं पैथोजन या रोगाणु या रोगजनक। अब बात करते हैं रोगजनक के बारे में। सबसे पहले बताया किसने, तो सबसे पहले रोगाणु का यानी कि पैथोजेंस का आविष्कार किसने किया, सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने। और रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में यानी 1876 में सबसे पहले इन्होंने रोगाणु या पैथोजेंस के बारे में खोज की। इन्होंने देखिए क्या किया, सबसे पहले इन्होंने देखा कि विष ज्वर या एंथ्रेक्स से जो मृत भेड़ थी उसमें रुधिर का जब इन्होंने परीक्षण किया, देखिए इन्होंने किया क्या कि एक ऐसी भेड़ को देखा जो कि विष ज्वर यानी एंथ्रेक्स रोग से ग्रसित थी और वो जो है एंथ्रेक्स रोग से मृत हो गई थी। यानी एक भेड़ थी जो कि मृत हो गई थी, और किस कारण से मृत हो गई थी, तो एंथ्रेक्स रोग से मृत हो गई थी। एंथ्रेक्स जो है एक सामान्य प्रकार का रोग है जो कि किसी भी मवेशी के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। तो एंथ्रेक्स रोग के कारण एक भेड़ जो है वो मृत हो गई थी। जब रॉबर्ट कोच ने क्या किया, इसके अंदर उपस्थित ब्लड का परीक्षण किया तो उसमें उन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया था और उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, बैसिलस एंथ्रेसिस। यानी उन्होंने देखा कि एंथ्रेक्स रोग जो है किसके कारण उत्पन्न हुआ था, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो जब उन्होंने मृत भेड़ के अंदर से ब्लड निकाला और उसका परीक्षण किया यानी कि टेस्ट किया तो उसमें उनको एक जीवाणु प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या था, बैसिलस एंथ्रेसिस।
और इस जीवाणु को उन्होंने संवर्धित किया और संवर्धित करने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि इस जीवाणु को यानी बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को, जिसके कारण भेड़ जो है मृत हो गई थी, इस बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को एक दूसरे भेड़ के अंदर इन्होंने क्या किया, प्रवेश कराया। अब जब इन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को एक दूसरे भेड़ के अंदर प्रवेश कराया तो वह भी विष ज्वर या एंथ्रेक्स के कारण मर गई। मतलब जिस भेड़ के अंदर इन्होंने क्या किया कि बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को प्रवेश कराया, वो भेड़ भी क्या हो गई, खत्म हो गई, यानी कि मृत हो गई। और इसी तकनीक के द्वारा जब इन्होंने इस जीवाणु को दूसरे स्तनियों में भी प्रवेश कराया तो वो भी एंथ्रेक्स रोग से पीड़ित हो गए। यानी स्तनधारियों की अन्य स्तनधारियों के अंदर भी जब इन्होंने यही प्रक्रिया अपनाई, यानी बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को जब इन्होंने अन्य कई प्रकार के स्तनधारियों के अंदर प्रवेश कराया तो अन्य स्तनधारी जो थे वे भी क्या हो गए, इस रोग से ग्रसित हो गए, यानी कि इस रोग से पीड़ित हो गए। और इस अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने कई सारे मत व्यक्त किए, जिसे हम कोच मत कहते हैं। तो कोच का जो मत है, यानी जो कोच ने कई सारे सिद्धांत या मत व्यक्त किए, उसे हम कहते हैं कोच मत। तो कोच के अनुसार देखिए यहां पे इन्होंने तीन चार चीजें बताई है। रॉबर्ट कोच ने क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि जो रोग ग्रसित जंतु होती है, रोग ग्रसित जंतु के शरीर में रोगाणु उपस्थित रहते हैं। पहला कारण तो इन्होंने यह बताया कि अगर कोई यदि जंतु रोगी है, मतलब उस रोगी जंतु के शरीर में रोगाणु यानी कि पैथोजन उपस्थित होते हैं। पैथोजन की उपस्थिति के कारण ही कोई भी जीव जो है या कोई भी जंतु जो है रोग से ग्रसित होता है। तो पहला कारण इन्होंने क्या बताया अपने निष्कर्ष के बाद कि कोई भी यदि जंतु रोगी है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई रोगाणु या कोई ना कोई पैथोजन जरूर उपस्थित होता है। तो पहला रीजन तो आपको समझ में आ गया। पहला कोच का मत क्या है कि कोच ने क्या कहा, पहली बात कि कोई भी यदि जंतु रोगी है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई रोगाणु यानी कि पैथोजन जो है उपस्थित है। दूसरी बात रॉबर्ट कोच ने क्या कही कि रोग के रोगाणु को पृथक करके संवर्धन माध्यम में कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखिए अब इन्होंने दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कही कि जो जीवाणु होता है उस जीवाणु को या रोगाणु को हम क्या कर सकते हैं कि संवर्धन माध्यम में रख करके उसको बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या बताई कि जब रोगाणु को स्वस्थ जंतु के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वह भी रोगी हो जाता है। यानी मान लीजिए कोई स्वास्थ्य व्यक्ति है या स्वस्थ जंतु है, उस स्वास्थ्य जंतु के अंदर यदि बैक्टीरिया या जीवाणु या रोगाणु को प्रवेश कराया जाता है तो उस रोगाणु के कारण जो स्वस्थ जंतु है वो भी क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। तो यदि किसी रोगाणु को हम स्वस्थ जंतु के शरीर में प्रवेश करा देते हैं तो वह स्वस्थ जंतु भी क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। ऐसा कहा उन्होंने तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट रॉबर्ट कोच ने क्या बताया कि दूसरे रोगी जंतु से भी पहले ही जैसे रोगाणुओं को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जैसे दूसरे रोगी जंतु होते हैं, दूसरे रोगी जंतु से भी हम पहले ही जैसे रोगाणुओं को प्राप्त कर सकते हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जंतु के अंदर हम एक प्रकार के रोगाणु को प्राप्त कर सकते हैं। एक ही प्रकार के रोगाणुओं को हम अलग अलग प्रकार के रोगी जंतुओं से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चौथी पॉइंट उन्होंने बताई। यानी रॉबर्ट कोच का जो मत है, जिसे कि हम कोच मत कहते हैं, तो इन्होंने जब अपना निष्कर्ष निकाला उसके पश्चात इन्होंने कुछ नियम दिए या अपने कुछ मत व्यक्त किए जिसे हम कोच मत कहते हैं। और कोच मत के अनुसार चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि रोगी है, मतलब उसके अंदर रोगाणु या पैथोजन जरूर उपस्थित होता है, जिस कारण से ही वह व्यक्ति रोगी होता है या कोई भी जंतु रोगी होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने यह बताया कि रोग के रोगाणु को हम क्या कर सकते हैं, पृथक करके उसे हम संवर्धन माध्यम में रख करके उसको हम बढ़ा सकते हैं, यानी उसकी मात्रा में बढ़ोतरी की जा सकती है। तीसरा पॉइंट उन्होंने यह बताया कि जब रोगाणु को हम किसी स्वस्थ जंतु के शरीर में प्रवेश करा देते हैं तो वह जो स्वस्थ जंतु होता है वह भी क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। इसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो दूसरे रोगी जंतु होते हैं, दूसरे रोगी जंतु से भी पहले ही जैसे रोगाणुओं को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अलग अलग प्रकार के जंतुओं से हम एक ही प्रकार के रोगाणु को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चौथी चीज इन्होंने बताई। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि जो रोग के जितने भी कारण हैं, ये कारण कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ रोगजनक या रोगाणु या पैथोजेंस क्या होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए।
साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।